नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी टारगेट 15 दिसंबर रीजनिंग क्रैश कोर्स को। तो इसका ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट में ऑलरेडी डाल चुका हूँ और इसमें मैं डिस्कस करता हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रीजनिंग के, जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। तो यहाँ पर जो है अब की बार आरआरबी पार। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प नहीं है। नहीं यहाँ पर सही है। उचित विकल्प कौन सा होगा? ये नहीं होगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गया है। उचित विकल्प यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प सही है। यहाँ पर नहीं है, ये सही है। सही है कौन सा? जूलस दक्षिण अफ्रीका से रिलेट करता है, तो अबोरिजिन्स ये किससे रिलेट करेगा? ऑप्शन आपके पास जो है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, देन फिर खुद से सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आप ये कहोगे सर इतना जल्दी कैसे हम कर पाएंगे, हमको तो पता ही नहीं जूलस क्या है, और दक्षिण अफ्रीका तो खैर पता है, अबोरिजिन्स क्या है ये भी नहीं पता है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जूलस जो है ये साउथ अफ्रीका की एक प्रसिद्ध जनजाति है। तो इसका मतलब कि दक्षिण अफ्रीका की जनजाति के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। तो जो एबोरिजिन्स होगा ये भी जनजाति है, लेकिन किस कंट्री की है? तो यहाँ पर आप एलिमिनेट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। अच्छा, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन कौन सी जनजाति चलती है? तो एक गोंड होगी और एक गौरव होगी जनजाति, आप लोगों को पता भी होगा। अलास्का की अगर हम बात करें तो अलास्का कंट्री है और इसकी जो है एलेट्स यहाँ पर जनजाति चलती है। और जापान की कौन सी जनजाति है? एनस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो जनजाति है वो है एबोरिजिन्स। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखिएगा, देन फिर ये मान के चलिए कि आपको यहीं से क्वेश्चन वहाँ पर एनटीपीसी में देखने को मिलेगा। जब आप पेपर दोगे तो आप यही कहोगे कि हाँ जो है आप सही कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्लस का अर्थ यानी कि प्लस जो है वो डिनोट करता है माइनस को, और डिवाइड डिनोट करता है प्लस को, मल्टीप्लाई डिनोट करता है किसको? डिवाइड को, और माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट डिनोट करता है मल्टीप्लाई को। तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, 1-2 नंबर का जो है पूछा जाएगा एनटीपीसी में। तो प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पर? माइनस, और डिवाइड का अर्थ यहाँ पर क्या है? प्लस। तो आपको क्या करना है? इन्हीं फार्मूले में रख देना है। तो चलिए आप जो है इसी में रख दीजिए, इसी समीकरण में। तो आपको इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप प्लस को अलग से लिखो, माइनस को अलग से लिखो। आपको कोड वगैरह यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, आप पेपर में जो है लिखो, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करो। तो 238 यानी कि 238। अब देखो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? तो मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड। इसका मतलब कि ये 7 से डिवाइड होगा। उसके बाद माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई। तो बॉड मास यहाँ पर रूल फॉलो होगा। मल्टीप्लाई कितना होगा यहाँ पर? जो है 12। उसके बाद फिर डिवाइड का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर? प्लस। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 7। और प्लस का मतलब क्या है? माइनस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30। ये आपका फाइनल जो है ये समीकरण बन गया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आप इसको क्या करोगे? पहले मल्टीप्लाई करोगे या फिर ऐड करोगे या फिर माइनस करोगे या फिर डिवाइड करोगे? तो यहाँ पर बॉड मास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिवाइड होगा। आप लोग अगर हिंदी मीडियम से गांव से जो लोग पढ़े होंगे उनको डेफिनेटली पता होगा। तो यहाँ पर एक चीज़, का को पहले काटिए, ता को भाग लगाए, और गुणा करो धन जोड़ के, वा को दो घटाए। तो इसका मतलब कि काटने यानी कि आप क्या करोगे? सबसे पहले डिवाइड करोगे, देन फिर मल्टीप्लाई करोगे, देन फिर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, देन फिर माइनस करोगे। सबसे लास्ट में क्या होगा? माइनस होगा। तो आप डिवाइड कर लीजिए, 7 से आपको भाग देना है 238 में, तो डायरेक्टली काट लो इसको। 7 त्रिक कितनी बार जाएगा? 7 त्रिक 21, 3 बार गया, कितना बचा यहाँ पर?
2 बचा, तो 7 चौक 28, 34 यहाँ से आपको मिल गया। अब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है प्लस कितना होगा 7 और फिर माइनस कितना होगा 30। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12 3 36, ये 12 चौक, यहाँ डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 12 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12 चौक 48 और 12 3 36, तो 8 और 6 4 10, 3 1 4 यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद फिर 7 आप इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है यहाँ पर कितना होगा 400, 6 4 10 408, 408 ये हो गया। अब उसके बाद फिर आप माइनस कर दो इसमें, सॉरी 7 प्लस कर दो यहाँ पर, तो 408 में 7 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 415, 415 में से आप घटा दो 430, तो 415 माइनस 30 घटा दो कितना आ जाएगा 5 में से 0 गया 5, और यहाँ पर 1 में से 3 गया 8, और यहाँ पर कितना हो गया 385, तो 385 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ किस तरीके से मैंने किया। यहाँ पर क्या किया मैंने, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दिया। आपको यहाँ पर अलग से कोड लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पेपर में जो है प्लस किस तरीके से डिनोट करता है, माइनस इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कन्वर्ट कीजिए। तो 238 यानी कि 238 2 3 डिवाइड कितना यहाँ पर 7, उसके बाद फिर माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई 12, और डिवाइड का अर्थ है यहाँ पर प्लस 7 माइनस 30। अब इसको मैंने काट दिया तो यहाँ से मिल गया 34 मुझे, और 12 की मल्टीप्लाई 34 से करोगे तो आ जाएगा 408। कैसे आएगा आप देखो, इस तरीके से मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप 30 + 4 में कर लो, 30 + 4 में कर लोगे तो 30 + 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि 12 की मल्टीप्लाई पहले 3 से करा दो, मतलब 30 से करा दो, तो 30 से कराओगे तो कितना होगा 12 3 36, 360 तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और 12 चौक 48, 48 यहाँ से मिल जाएगा। आप इसको ऐड कर दो 4 और 6 4 10 यहाँ से मिल गया, और 3 1 4, 408 मिल गया। तो इस पूरे को मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे 408, 408 ही मिल गया। अब 7 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 415, और 415 आ गया तो 415 किससे घटा दो 30 से घटा दो, तो जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 385, और 385 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अप्रोच आपको करना है पेपर में सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEF और G 7 बिंदु हैं। अब ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे विद इन अ सेकेंड आपका आंसर इसमें आएगा। तो यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, आपको जो सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो है कह रहा है कि ए बी के 4 किलोमीटर पश्चिम में है, ए जो है वो बी के 4 किलोमीटर पश्चिम में है। अब बी के 4 किलोमीटर पश्चिम में आपको बेसिक अगर मैं बताऊं तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, और इसके बीच में अगर मैं लाइन खींच दूँ तो ये साउथ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, और ये फिर क्या हो गया साउथ वेस्ट। तो ये सारी डायरेक्शन हो गई। तो इसका फिर आपको क्या करना है, वेस्ट और ईस्ट तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर जो है V के 4 किलोमीटर पश्चिम में कौन है, A है, तो B के यहाँ पर 4 किलोमीटर पश्चिम में कौन आ गया, A आ गया। इसकी डिस्टेंस कितनी हुई 4 किलोमीटर हो गई। फिर कह रहा है कि C V के 4 किलोमीटर पूर्व में, यहाँ पर जो है 4 किलोमीटर पूर्व में कौन हो गया, C हो गया। फिर कह रहा है कि D C के 4 किलोमीटर उत्तर में है, D जो है ना वो C के 4 किलोमीटर उत्तर में है, तो ये हो गया D हो गया। फिर कह रहा है जबकि E C के 4 किलोमीटर दक्षिण में है, E जो है ना वो C के 4 किलोमीटर दक्षिण में है, तो यहाँ पर ले आओ E को, ये यहाँ पर मैं छोटा बना दे रहा हूँ, लेकिन इसको मान के चलिए कि ये कितना है, यहाँ पर 4 किलोमीटर ये है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया 4 किलोमीटर, E यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि F G
और यहाँ पर कह रहा है एफ डी के 2 किलोमीटर पश्चिम में, एफ जो है वो डी के 2 किलोमीटर पश्चिम में, तो यहाँ पर 2 किलोमीटर कहाँ पर हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। देन फिर जी एफ के 8 किलोमीटर दक्षिण में, जी जो है वो एफ के 8 किलोमीटर दक्षिण में, तो यहाँ पर सीधे लाइन खींच दो, यहाँ पर सीधे कहाँ पर ई के बराबर में आ जाएगा, ये ई के बराबर में कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा। चलो मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ साफ साफ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया हुआ था ये, यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर हो गया बी, और यहाँ पर हो गया आपका जो है सी, और यहाँ पर हो गया ई, ये था 4 किलोमीटर, और यहाँ पर हो गया आपका डी, और ये भी कितना था 4 किलोमीटर, और यहाँ पर जो है 2 किलोमीटर पे कौन था, जो है एफ। और यहाँ से नीचे आप आ जाओ तो जो है ये हो गया जी, और ये कितना है 8 किलोमीटर पूरा, और ये यहाँ पर कौन है, ई है। तो ये था आपका डायग्राम, और ये कितना था 4 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस थी, और बी और सी के बीच में कितनी थी, 4 किलोमीटर थी। तो ये इस तरीके से डायग्राम ये आपका बना हुआ था। अब इसमें बताना क्या है, अब कह रहे हैं कि जी बी के संबंध में किस दिशा में है, जी जो है वो बी के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर बी है, ठीक है, और यहाँ पर जी है, इस वाली ये वाली पोजीशन बन रही है, तो बी और जी के रिस्पेक्ट में कौन सी दिशा आ रही है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है दक्षिण पूर्व, यानी कि ये कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में है। बी के रिस्पेक्ट में जो जी है वो कहाँ पर है, साउथ जो है ईस्ट में है, दक्षिण पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो कि मेरी माँ के पति की माँ है। तस्वीर की महिला विनय से किस प्रकार संबंधित है। तो इन टाइप के क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन के होते हैं, सिंपल होते हैं, बिल्कुल हरवा कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको विद इन अ सेकेंड। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हो तो विद इन अ सेकेंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, विनय के बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, चलो ठीक है, विनय को हमने यहाँ पर रख लिया। और विनय ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, यहाँ पर वो महिला हो गई। संकेत करते हुए विनय ने कहा, वह उस महिला की पुत्री है जो कि मेरी माँ के पति की माँ है। यानी कि वो महिला, कोई महिला यहाँ पर, एक मिनट, विनय कह रहा है कि कोई महिला है, ये महिला उस महिला की पुत्री है जो कि मेरी माँ के पति की माँ है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा हस्बैंड एंड वाइफ का, और यहाँ पर नीचे आएंगे विनय। देखो विनय की ये माँ हो गई और विनय का ये फादर हो गया, ये मदर हो गई। उसके बाद इसमें कह रहा है कि उस महिला की पुत्री है, यानी कि ये महिला जो फिगर में दिख रही है, ये वाली महिला, इसके पिता की, जो मेरे माँ के पति, यानी कि इसका पिता हो गया विनय का, पिता की माँ। पिता की माँ का मतलब कि यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन। इसका पिता, विनय का पिता और वो महिला, तो ये क्या हो गई, जो है बहन भाई हो गए। और इसकी माँ यानी कि विनय के पिता की माँ, ये हो गई यहाँ पर। अब पूछ रहा है कि तस्वीर की महिला विनय से किस प्रकार संबंधित है। तो विनय की क्या लगी, वो बुआ लगी। भाई फादर की सिस्टर क्या लगती है, बुआ लगती है। लेकिन ये रिलेशन किस तरीके से, मैटरनल से है या फिर पैटर्नल, यानी कि माँ की तरफ से या फादर की तरफ से। तो ये जो रिलेशन है वो कहाँ पर है, पैटर्नल, यानी कि पिता की तरफ से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा पैटर्नल आंटी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैटर्नल आंटी। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी का भाई है। ये भी बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन यहाँ पर। तो ए बी का भाई है, ए जो है वो किसका भाई हो जाएगा, वी का भाई हो जाएगा, और सी डी की माँ है, सी डी की माँ है, और ए की आंटी है। अब देखो यहाँ पर जो फिगर कह रहा है कि ए वी का भाई है तो क्लियर हो गया, सी डी की माँ है, और ए की आंटी कौन होगी, जो है वो सी होगी। इस तरीके से सी का जो जेंडर होगा फीमेल हो जाएगा। डी बी से कैसे संबंधित है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो साफ साफ आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सी जो है वो आंटी, यहाँ पर कह रहा है कि आंटी है, तो आंटी का मतलब कज़िन होगा, तो ये हो जाएगा कज़िन। आपको कोई भी डायग्राम इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा को याद है कि उसकी परीक्षा 29 मार्च के बाद से शुरू होने वाली है, जबकि उसके पिता को याद है कि उसकी परीक्षा 31 मार्च के पहले शुरू होने वाली है। तो मार्च के किस तारीख को उसकी परीक्षा, यहाँ पर मैंने आंसर ही लिख दिया, तो मार्च को किस तारीख को उसकी परीक्षा शुरू होती है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सभा है उसकी परीक्षा 29 मार्च के बाद होगी, लेकिन उसका फादर कहता है नहीं 31 मार्च से पहले होगी। तो 29 मार्च और 31 मार्च के बीच में कौन सा डेट पड़ता है, 30 मार्च। तो 30 मार्च इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको जो है गुमराह करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं, ताकि आप जो है देखोगे कितना आसान क्वेश्चन है और इसी में आप लोग गलती कर देते हो और 1 नंबर वहाँ पर आप कटवा के चले जाते हो। तो यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान फिर आंसर देना है, तो आप डेफिनेटली इसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से बेजोड़ को चुनिए, यानी कि ऑड चुनना है। तो लुब्धक तारा, ध्रुवीय तारा, थुम्बन और आकाशगंगा। अब देखो इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप क्लू देख सकते हो। अगर मैं आकाशगंगा की बात करूं, आकाशगंगा तो सबको पता होगा, छोटे छोटे बच्चे को पता होता है, तो आप लोग तो बड़े हो। तो आकाशगंगा जो है वो पूरे तारों का समूह होता है, यानी कि कई सारे तारे होते हैं, इससे मिलकर आकाशगंगा बनती है। अब इसका मतलब कि ये जो लुब्धक तारा होगा ये कि आकाशगंगा से बड़ा है, क्योंकि तारा लगा हुआ तो ये इंडिविजुअल हो गया, लुब्धक तारा इंडिविजुअल हो गया, ध्रुवीय तारा इंडिविजुअल हो गया, तो ये भी थुम्बन भी क्या होगा, इंडिविजुअल, यानी कि ये तीनों क्या हो गए, तारे हो गए। तो इसमें ऑड कौन सा हो गया, ऑड हो गया आकाशगंगा। बाकी ये तीनों तारे के नाम हैं और आकाशगंगा जो है इसमें कई छोटे बड़े तारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 68 130 यानी कि 130 222 ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ 64 की, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे, चलो डिफरेंस निकाल लो इसका, तो 130 में 68 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 68 है, 130 है और 2 यानी कि 222 है। तो 68 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4, लिख सकते हैं या नहीं, एस और नो, लिख सकते हैं भाई। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, प्लस 4 कर दोगे कितना हो जाएगा 68। 130 को हम कितना लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125 125 होता है। ऐसे ही 222 का 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब कितना हो 216 प्लस 6 करोगे 222 आ जाएगा। तो अगला टर्म कौन सा होगा भाई 7 का होगा, 4 5 6, तो अगला टर्म कितना होगा 7 का होगा। 7 का क्यूब 343 होता है, 343 प्लस 7 कर दोगे कितना है 350। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बताना क्या है। यहाँ पर कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है, तो इसमें कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा या कौन सा निष्कर्ष इसमें सही होगा वो आपको बताना है। कथन कह रहा है कि देश में गुजरात में सबसे ज़्यादा रोजगार दर है,
जबकि अन्य राज्यों में रोजगार विनिमय और संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी है। यहाँ पर गुजरात कह रहे हैं कि गुजरात में ज़्यादा क्या है, रोजगार दर है, और जबकि अन्य राज्यों में रोजगार दर नहीं है। निष्कर्ष कह रहा है कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गुजरात में एक अच्छा रोजगार विनिमय और अच्छी बुनियादी ढांचा है। तो यहाँ पर क्योंकि कथन में कह रहा है कि रोजगार दर अच्छा है गुजरात में, तो पहला वाला हमारा फॉलो करेगा। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गुजरात में एक अच्छा रोजगार विनिमय और अच्छी बुनियादी ढांचा है। सेकंड कह रहा है कि गुजरात की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है। साक्षरता के बारे में कथन में कोई भी बात नहीं कही जा रही है। तो अगर स्टेटमेंट में निष्कर्ष यानी कि कॉन्क्लूजन से कोई भी ताल्लुकात ना हो तो हम अपने मन से आंसर वहाँ पर नहीं देते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक की जाती है कि आपकी सोच किस तरीके से डेवलप है। तो ये कथन और निष्कर्ष, इसमें कोई भी चीज़ें मिल नहीं रही हैं। साक्षरता अलग हो गया और रोजगार अलग हो गया। साक्षरता के बारे में स्टेटमेंट में कोई बात नहीं कही जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका फर्स्ट ही अनुसरण करेगा, पहला ही सही होगा। नेक्स्ट, दिए गए समीकरण में यहाँ पर स्टार चिन्ह को हटाने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही युग्म का चयन कीजिए। अब आपको इसको संतुलित करना है। ये आपका दिया हुआ है 20 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 8, इन सब का यूज़ करते हुए अगर आप पहले को सॉल्व करोगे तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब देखो अगर मैं बात करूँ, आप इसको ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्क्रीन पे इस टाइप का जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको पेन उठाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे अपने फिंगर को ले जाना है। और देखो 4, अगर आप पहले वाले ऑप्शन को देखो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो सब जाहिर सी बात है सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8 का 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 चौक 32 यानी कि 32 हो जाएगा। और 32 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो क्या उसके बराबर होगा? नहीं होगा, जीवन में नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा पहला। सेकंड की अगर हम बात करें तो देखो 20 यानी कि 20 में कितना जोड़ दो? 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा यहाँ, इसको 20 प्लस 3 गुणे में यहाँ पर 4, 4 3 12, ये तो ज़्यादा हो गया, 8 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। तीसरे वाले को देखो 20, अब देखो यहाँ पर ये बराबर हो सकता है तीसरा, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई जो है वो बराबर के तुरंत आ गया, बाद में आ गया। 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आएगा? 12 आ जाएगा, और प्लस 8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? जो है ये थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो मिसिंग का है यहाँ पर गिवन है 2 2 8 12 1 6 4 11 4 7 3। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 1, अगर आप इसमें देखोगे 2 1 4, यहाँ से आपको चलो ठीक है आपने कह दिया कि 2 का स्क्वायर कर दो 4, 4 एक कम 4 निकल गया। लेकिन सेकंड वाले में कैसे करोगे? 7 तो नहीं आएगा, फिर मल्टीप्लाई करने पे ज़्यादा आ जाएगा। अब देखो इसमें नीचे की तरफ से आओ, तो नीचे की तरफ से अगर देखोगे तो आ जाएगा 2 और 2 कितना हो गया? 4, और 4 और 8 कितना हो गया? 12। तो ये लॉजिक लग गया, इसमें भी लगाओ, अगर लग रहा है तो लग जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 4 11, तो हाँ लग गया। तो इन सबको ऐड कर दो, तो 7 4 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि 14th इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कल मैंने डिस्कस किया था इस पर बेस्ड कि बनाया जा सकता है, यहाँ पर आज ये पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ना बिल्कुल जैसे ही आप आइज उस पर स्क्रीन पे रखोगे विद इन अ सेकेंड आंसर आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, अब देखो पहले ऑप्शन में एबिलिटी मिल गया, अब एबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ए आता है? कभी नहीं आता है। तो देखते ही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यही राइट हो गया, यही नहीं बनाया जा सकता एबिलिटी यहाँ पर, क्योंकि ए दे दिया है। तो इसमें क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि हमें उन वर्ड को ढूंढना पड़ता है जो दिए गए वर्ड में नहीं आए हों।
जो तो आया है उसे तो बना सकते हैं। जैसे नोज की अगर हम बात करें तो नोज तो बना सकते हैं, एन है, ओ है, एस ही है, बन गया। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो वर्ड गिवन है उसमें वो वर्ड ना आया हो, यानी कि वो लेटर ना आया हो, और उसके बाद अगर एक लेटर है और ऑप्शन में एक लेटर से ज़्यादा रिपीटिंग कर रहा है तो भी वो आपको देखना होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इसमें इस टाइप के सॉल्व किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एबिलिटी, क्योंकि ए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन लिखना, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। जिस प्रकार पेन रिलेट करता है लिखने से उस प्रकार चाकू रिलेट किससे करेगा। तो जैसे पेन रिलेट करता है लिखने से तो चाकू किस प्रकार रिलेट करेगा, जोड़ेगा तो है नहीं चाकू, चाकू कभी जोड़ता है, कभी नहीं। चाकू कभी मिटाता है, नहीं। हाँ काटता है, लकड़ी, लकड़ी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, काटना, क्योंकि पेन से लिखा जाता है, चाकू से काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद आपको यानी कि रॉन्ग सीरीज ज्ञात करना है। तो रॉन्ग है इसमें ZVSHLLEQXV। अब इसमें क्या करोगे कि देखो Z से हम S पर जाएंगे तो Z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26, 19, 12, 5 और 24। अब इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है। मैंने फर्स्ट लेटर को लिया है, 26 में अगर मैं 7 घटा दूँ, -7 कर दूँ तो 19 मिल जाएगा। 19 में से 7 घटा दूँ तो 12 मिल जाएगा। 12 में से 7 घटा दूँ 5 मिल जाएगा। और 5 में से अगर मैं 7 घटाऊँ तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर जो है 24। कितना मिल जाएगा मुझे, 5 में से अगर मैं 7 घटा दूँ तो कितना मिल जाएगा मुझे, 24 मिल जाएगा। तो इसका मतलब कि इसमें क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो चलो ठीक है, 7 हमने ऊपर वाले में माइनस कर दिया, तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर रॉन्ग नहीं लगी। पहला वाला लेटर तो सही है। सेकंड वाले लेटर को चेक करो आप। सेकंड वाला है बी का मतलब 2, 8, 12, 15 और यहाँ पर 22। अब इसको चेक करो, यहाँ पर 2 पे कितना प्लस किया, यहाँ पर 6 प्लस किया, यहाँ पर 4 प्लस किया, यहाँ पर कितना प्लस किया जो है, यहाँ पर कितना किया 3, और यहाँ पर जो है कितना किया, अच्छा क्यू का यहाँ पर 17 होता है, सॉरी क्यू का कितना होता है 17, और 12 यहाँ पर कितना ऐड कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। 12 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा 17, और 17 में 5 ऐड करोगे 22। तो इसका मतलब आपको लॉजिक यहाँ पर मिल गया। 2 जगह 5 ऐड किया हुआ है तो इसका मतलब ये 5 ही की सीरीज चलाएगा, क्योंकि 6 और 4 आए, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पे 2 बार 5 मिला है तो 5 ही की सीरीज चलेगी। अब गलती कहाँ पर है, 2 में गलती है या फिर 8 में गलती है या 12 में। 12 में तो गलती है नहीं, क्योंकि 12 में 5 जोड़ा आपने तो 17 आया, 17 में 5 जोड़ा तो 22 आया। तो 12 तो आपका सही है। या तो 2 में गलती है या फिर 8 में गलती है। अब देखो हमें 4 कहाँ से मिला है, 8 से मिला है, तो यहीं पर गलती है 8 वाले में। अगर मैं 8 को 7 बना देता हूँ, 8 को 7 बना दूँ तो हमारी ये सीरीज सही हो जाएगी। यहाँ पर 7 लिख दिया। अब ये सीरीज 5 और 2 7, 7 5 12। तो इसका मतलब कि जो ये है SH ये गलत है। SH की जगह पे क्या होना चाहिए था SG। तो SG कहीं पर है ऑप्शन में, हाँ ये SH, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है, उसी तरीके से जैसे मैंने अभी पिछला इसमें डिस्कस किया था कि कथन और निष्कर्ष। आपको कथन दिया गया है, कौन सा निष्कर्ष इसमें सही होगा। कह रहा है कि चक्रवात भारी वर्षा और तेज हवाएं लाते हैं, लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। तो इसमें जो है कह रहा है कि चक्रवात और भारी वर्षा और तेज हवाएं क्या करती हैं, चक्रवात भारी वर्षा और तेज हवाएं लेकर आती हैं, हाँ बात सही है। लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है, ठीक है। क्या पहला निष्कर्ष कह रहा है कि चक्रवात उन स्थानों पर तबाही लाते हैं जिनसे वह गुजरते हैं, हाँ बात सही है। चक्रवात जहाँ से गुजरेगा वहाँ पे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, तहस नहस हो जाती हैं। सेकंड कह रहा है कि अधिकारी लोगों की भलाई के लिए चिंतित हैं, हाँ
चिंतित हैं तभी तो कह रहे हैं कि भैया आप अपने घर में रहो, नहीं अगर बाहर निकलोगे तो उड़ उड़ा जाओगे, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। तो इसमें दोनों ही निष्कर्ष जो है अनुसरण करेगा, दोनों ही निष्कर्ष सही होगा, पहला और दूसरा। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम, जहाँ जहाँ कहीं भी आप जुड़े हो वहाँ पर आप शेयर कर दीजिए। और आप लोगों के लिए एक जो है यहाँ पर नोटिस है कि अगर आपको रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती, चाहे उस बैंकिंग का हो, सीटिंग अरेंजमेंट का हो, पजल हो, या फिर मशीन इनपुट का क्वेश्चन हो, या फिर एसएससी के रीजनिंग, किसी भी रीजनिंग में किसी भी चैप्टर या किसी भी टॉपिक से आपको किसी भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो इंस्टाग्राम पे आप हमारे पेज को लाइक कर सकते, वहाँ पर पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। पेज है स्टडी मटेरियल डालिएगा आप, और उसके बाद लास्ट में डाल दीजिएगा 001। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग हैं और वहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट करना चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल 001 डाल दीजिएगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन दे सकते हैं। या फिर आप हमारे जो है टेलीग्राम जो है ग्रुप को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप सर्च कीजिएगा स्टडी मटेरियल, या फिर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आप लोग सर्च कीजिएगा तो फेसबुक पेज पर भी आप क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको रीजनिंग में किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप जो है बिना जो है हिचकिचाहट के आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करके भेज दूंगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो कैसा लगा अगेन आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग जो एनटीपीसी में जाने के लिए सपना देख रहे हैं उनका साकार हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो है आपको डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।